स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल्स में। हमारे कंटिन्यूअसली जो वीडियोस आ रहे हैं उस वीडियोस में आपने देखा होगा कि हमने कई सारे मॉड्यूल्स सेट आपको कंप्लीट कराए हैं, जिसमें प्रैक्टिसेस आपकी सारी हैं जो भी एलटी ग्रेड के एग्ज़ाम दे रहे हैं। कॉमर्स सेक्शन की बेसिकली हम बात कर रहे हैं। जो भी बच्चे एलटी ग्रेड का कॉमर्स सेक्शन का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए हम कंटिन्यूअसली जो वीडियोस बना रहे हैं कि आप कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं, पूछे जाते हैं। तो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी है कि हमने कई सारे जो आपके प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए हैं हमारे लास्ट वीडियोस में। 2018 का हमने मॉडल सेट भी कराया, पूरा सिलेबस डिस्कस किया था। आज हम उसी के साथ और कंटिन्यू करेंगे। हमारा मॉड्यूल जो पेपर आएगा, मॉडल पेपर 6th हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम और क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराएंगे, जिससे आप बहुत ईजिली अपने एग्जाम तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्टली हम अब मॉडल पेपर स्टार्ट करते हैं, मॉडल पेपर 6th। चलिए स्टार्ट करते हैं मॉडल पेपर 6th में। जो पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पर देखिए दे रखा है, जब आपके दो इकाइयों के दो सरल इकाइयों की मिला करके, जब दो सरल इकाइयों को मिला दिया जाता है, मिलाने के बाद कोई इकाई एक निर्धारित हो जाती है, तो उस इकाई को जब दो यूनिट्स को हम मिक्स कर देते हैं, मिला देते हैं, और मिलाने के बाद जब एक नई इकाई बनती है, नई यूनिट बनती है, तो उसको क्या बोलेंगे? तो सिंपल सी चीज़ है, जब दो यूनिट्स हमारे पास हैं, 1 यूनिट 2 यूनिट, इन दोनों को मिला करके अगर कुछ बनता है तो इसको क्या बोलेंगे? तो ऑब्वियसली जब दो यूनिट को आप जब कंबाइन कर देंगे, वो मिल जाएगा, तो तीसरी एक नई यूनिट बनेगी, तो उसी नई यूनिट को हम बोलेंगे मिश्रित यूनिट। दैट मीन्स अ मिक्स्ड यूनिट। ठीक है, क्योंकि अब दो यूनिट आपने मिला दिया, यूनिट एक और यूनिट बी, दो चीजों को मिला दिया। अब जब तीसरी नई चीज बनेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? मिश्रित। दैट मीन्स मिक्स्ड, दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। ठीक है, मिक्स्ड यूनिट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, खेल के मैदान में जो आपका प्लेग्राउंड होता है, स्टेडियम बेसिकली, माप करने के लिए परिशुद्धता की मात्रा उपयुक्त होगी। जो खेल के मैदान है, प्ले ग्राउंड, स्टेडियम हो गया, प्ले ग्राउंड हो गया, अगर पूरे ग्राउंड को आपको कैलकुलेट करना है कि वो कितना होगा, तो उसके लिए आप सबसे बेटर मैनेजमेंट क्या आप यूज करेंगे? इसमें जो मेजरमेंट होगा, किस चीज से ज्यादा बेटरमेंट होगा? तो हम इसमें यूज कर सकते हैं मीटर में। मीटर के थ्रू हम ये बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि पूरा प्लेग्राउंड कितना होगा, कितने एरिया में होगा, कितने स्क्वायर फीट में होगा। तो इसका सबसे अच्छा जो पैरामीटर होगा वो होगा मीटर के थ्रू हम कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, इजिली। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, सांख्यिकी अनुसंधान के उद्देश्य और क्षेत्र निश्चित किए जाते हैं। अब देखिए यहां पर आपसे बोल रहा है कि सांख्यिकी अनुसंधान के जो उद्देश्य और क्षेत्र निश्चित किए जाते हैं। कैसे निश्चित किए जाते हैं? डिसाइडेड कैसे होता है? आंकड़ों के संकलन से पहले, या आंकड़ों के संकलन के बाद, या फिर आंकड़ों के संकलन के मध्य में, या फिर लास्ट। उद्देश्य और क्षेत्र निश्चित नहीं किए जा सकते। ये चार ऑप्शन आपको दिए गए, आपको ये बताना है कि सांख्यिकी अनुसंधान के जो उद्देश्य हैं और क्षेत्र, ऑब्जेक्ट और स्कोप, उसका जो डिसाइडेड होता है रिसर्च अनुसंधान का, वो ऑब्जेक्ट और क्षेत्र कैसे डिसाइड करते हैं? तो ऑब्जेक्ट और क्षेत्र हम डिसाइड करेंगे, हमारे जो डेटा कलेक्शन है, डेटा कलेक्शन से पहले डिसाइड होता है। कैसे डिसाइड होगा? संकलन से पहले, आंकड़ों, डेटा का जो कलेक्शन है, कलेक्शन से पहले हम डिसाइड करेंगे। तो ऑप्शन क्या टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर पहला टिक होगा कि अगर हमारे पास डेटा कलेक्ट है, कलेक्शन से पहले हम रिसर्च के ऑब्जेक्ट और स्कोप को पहले से डिसाइड करके रखेंगे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, एक शोधकर्ता जो रिसर्च करता है, गांव में कृषि कार्य का मूल्यांकन किया था। उसने कृषि कार्य, जो एग्रीकल्चर वर्क था, उसका उसने वैल्यूएशंस किया है। तो ये वैल्यूएशंस किस पे आधारित है? तो ये वैल्यूएशन जो होगा, जो उसने एग्रीकल्चर वर्क को वैल्यूएट किया था, तो ये किस पे आधारित होगा?
प्राथमिक समंक होगा, द्वितीयक समंक होगा, या फिर दोनों होगा, या दोनों में से कोई नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पर कह रहा है एक रिसर्चर जो है, एक जो रिसर्च कर रहा है पर्सन कोई होगा, उसने गांव के एक कृषि एग्रीकल्चर वर्क का उसने वैल्यूएशन किया है, कुछ डेटा कलेक्ट किया होगा उसने। तो ये जो वैल्यूएशंस किया है, ये वैल्यूएशंस किस पे आधारित होगा, किस पे बेस्ड होगा? तो देखिए, वैल्यूएशंस जो एग्रीकल्चर वर्क होता है वो हमारा जो होता है फर्स्ट स्टेज का कैलकुलेशन होता है, मतलब प्राथमिक स्टेज का। तो इसमें जो हम आंसर टिक करेंगे वो हो जाएगा हमारा बेसिक डेटा, प्राथमिक समंक। ठीक है, दो टाइप के समंक होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। ठीक है, तो ये अगर एग्रीकल्चर वर्क पे है तो बेसिक हो जाएगा, उसके बाद अगर कोई होता है तो वो द्वितीयक में आएंगे, सेकंड में। तो इसमें जो ऑप्शन आपको करेक्ट करना है, क्योंकि एग्रीकल्चर है तो प्राथमिक स्टेज पे होगा, बेसिक स्टेज पे होगा, इनिशियल स्टेज पे होगा, तो हम फर्स्ट ऑप्शन को इसमें करेक्ट करेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं एक बार। सांख्यिकी सामग्री कितने भागों में डिवाइड की जा सकती है? देखिए, सांख्यिकी जो सामग्री है, बेसिकली सांख्यिकी सामग्री बोलिए या फिर हम बोल सकते हैं समंक। सांख्यिकी समंक कितने भागों में डिवाइड किए जा सकते हैं? ठीक है, तो अभी हमने आपको बताया दो पार्ट होते हैं इसके। कौन कौन से पार्ट होते हैं? एक तो होता है प्राथमिक, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी, दो पार्ट होते हैं इसकी, प्राइमरी स्टेज और सेकेंडरी स्टेज। ठीक है, तो आप इसमें कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? ऑप्शन टिक करेंगे ऑप्शन नंबर ए, दो पार्ट होंगे इसके, तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। चरों की संख्या के आधार पर समंक होते हैं। चरों की संख्या के आधार पर, देखिए समंक आपके दो ही टाइप के होते हैं, जैसे अभी हमने आपको बताया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में। दो समंक होंगे आपके, एक होगा प्राथमिक, दूसरा होगा द्वितीय, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, तो इसमें भी हम ऑप्शन क्या टिक करेंगे? कितने समंक हो जाएंगे? दो समंक हो जाएंगे, प्राथमिक और द्वितीय, फर्स्ट और सेकेंड। ठीक है, अगले क्वेश्चंस को हम देखते हैं। समंकों की व्यवस्था के आधार पर समंक होते हैं। अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग जो समंक होंगे, अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग अव्यवस्थित, व्यवस्थित होंगे, दोनों होंगे, या उनमें से कोई नहीं होगा। तो अगर अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग देखेंगे, अगर हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारे जो अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग जो समंक हैं, जो डेटा कलेक्ट हो रहे हैं वो अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग है, तो अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग कौन से समंक हो जाएंगे? तो वो अरेंजमेंट ही होंगे, व्यवस्थित। अगर हम व्यवस्था के आधार पर देखेंगे तो व्यवस्थित हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन टिक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, व्यवस्थित समंक। ठीक, नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चन को देते हैं। सरकारी प्रकाशन, दैट मीन्स गवर्नमेंट पब्लिकेशंस है, तो वो कौन सा समंक होगा? कौन से डेटा यूज करेंगे? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी डेटा, या दोनों यूज करेंगे, या दोनों में से कोई नहीं यूज करेंगे? ठीक है, तो अगर देखिए हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि अगर आपके पास कृषि या एग्रीकल्चर का वर्क स्टार्ट होता है, एग्रीकल्चर है और एग्रीकल्चर का वर्क हम स्टार्ट करते हैं, उसके समंक डेटा को कलेक्ट करते हैं, तो वो प्राइमरी स्टेज में आएगा। इसके बाद जितनी भी चीजें आएंगी वो सब क्या होंगी? सेकेंडरी स्टेज में आ जाएंगी। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि आपका सरकारी प्रकाशक कौन होगा? सरकारी प्रकाशक जो होंगे वो, अगर ये कृषि होता तो कृषि में हम प्राथमिक लिख देते, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये द्वितीयक हो जाएगा, क्योंकि ये कृषि के अलावा जितने भी कार्य होंगे वो सब सेकेंडरी समंक में आएंगे, द्वितीयक। ठीक है, प्राइमरी वाले में आएगा आपका प्राइमरी स्टेज कृषि, एग्रीकल्चर। तो इसमें जो सरकारी प्रकाशन होंगे, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस जो होंगे, वो क्या हो जाएंगे? द्वितीयक समंक हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के निम्नलिखित बैंकिंग संसाधनों में से सबसे पहले किसकी स्थापना हुई थी?
दैट मीन्स कि आपके पास कई सारे बैंक्स दिए हुए हैं, इस बैंक के थ्रू आपको ये बताना है विच इज द फर्स्ट एस्टैब्लिशमेंट इन इंडिया। कौन ऐसा है जिसकी स्थापना सबसे पहले हमारी इंडिया में हुई थी, भारत में। बैंकिंग संसाधन दैट मीन्स कौन से ऐसे बैंक हैं जो बैंकिंग सर्विसेज देते हैं आपको, ऐसे कौन से बैंक हैं जिसकी जो स्टैब्लिशमेंट हुई थी इंडिया में, वो फर्स्ट स्टैब्लिशमेंट थी इंडिया में। तो कौन से ऐसे बैंक होंगे? तो देखिए, सबसे जो बिगेस्ट बैंक हमारी इंडिया का है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज नॉट अ कॉमर्शियल बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। दैट मीन्स है कि पूरे कंट्री का, हमारी जो कंट्री है उसका सबसे बड़ा बैंक जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इसकी स्टैब्लिशमेंट सबसे पहले हमारी इंडिया में हुई थी 1935 से। सबसे पहले स्टेट बैंक बना था, फिर एसबीआई बना था, फिर आरआरबी बना था, फिर देन नाबार्ड स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, तो सबसे बड़ा बैंक हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है बैंकिंग सेक्टर में, कॉमर्शियल सेक्टर में नहीं, बैंकिंग सेक्टर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो सबसे पहले स्टैब्लिश हुआ था हमारी इंडिया में इन 1935 में। तो पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? आरबीआई, जो सबसे पहले हमारे इंडिया में स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन को हम टिक कर लेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं, रिजर्व बैंक की जो मॉनेटरी पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी, रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? कौन सी मॉनेटरी? देखिए, रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है क्रेडिट कंट्रोल करना। ठीक है, तो क्रेडिट को इंक्रीज करना, कंट्रोल करना। कंट्रोलिंग किसकी कंट्रोलिंग करना है? इन्फ्लेशन एंड सस्ती मुद्रा नीति। तो आपको यहां पर बताना है कि हमारी जो पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी है रिजर्व बैंक की, वो मॉनेटरी पॉलिसी रिजर्व बैंक की कौन सी है? तो देखिए, यहां पर आपको बताना क्या है, कौन सी मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी हमने आपको बताया क्या है, क्रेडिट को कंट्रोल करना। तो ऑप्शन कौन सा टिक करेंगे? ऑप्शन टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी, क्रेडिट को कंट्रोल करना हमारे रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी है। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी रिजर्व बैंक की होती है कि हम क्रेडिट को कंट्रोल करेंगे। क्लियर हो रहा है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नाबार्ड, नेशनल एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक, इसका जो मेन वर्क क्या है? मेन वर्क क्या होता है? मेन वर्क है आपके जो हमारे रूरल एरियाज हैं, इसमें क्रेडिट को ऑपरेशंस सक्सेसफुली ढंग से करना। बिकॉज रीजन दैट कि जब हमारे पास नाबार्ड नहीं थे तो पहले क्या होता, गांव के जो महाजन और साहूकार होते थे, ये एक्स्ट्रा परसेंटेज पे हमारे फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करते थे, उनका रेट बहुत हाई होता था। तो इन सारी चीज़ों, जो मीडिएटर्स थे, इस मीडिएटर्स को कंप्लीटली फिनिश करने के लिए गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी यूज की थी, नाबार्ड को स्टेबल करना। नाबार्ड जब स्टेबल हुआ था तो नाबार्ड ने सबसे पहले रूरल एरियाज में जो हमारे पुअर सेक्टर के पर्सन थे, जिनके पास पैसे नहीं थे, तो उनको कम रेट पे क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए ही नाबार्ड बनाया गया था, रूरल एंड अर्बन एरियाज के लिए। सॉरी, रूरल एंड बैकवर्ड एरिया, रूरल एंड बैकवर्ड एरिया के लिए जो नाबार्ड स्टेबल किया था। इसका मेन पर्पस क्या है? जो हमारे ग्रामीण सेक्टर के हैं, जो रूरल एरियाज के पर्सन हैं, उनके क्रेडिट ऑपरेशंस को करना, मतलब साख का संचालन करना था। ठीक है, तो हम ऑप्शन क्या टिक करेंगे? ऑप्शन हम टिक करेंगे बी ऑप्शन। ठीक, मुद्रास्फीति बढ़ाने से लाभ होगा। देखिए, जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ने से सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसको होगा? तो इन्फ्लेशन बढ़ने से जो प्रॉफिट होगा वो हो जाएगा हमारे ऋणी को, जो लोन ले रहा है। ठीक है, क्योंकि देखिए इन्फ्लेशन में क्या होगा, इन्फ्लेशन में हमारे जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस बढ़ जाएंगे और जो मनी की वैल्यू है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। तो जब मनी की वैल्यू कम हो जाएगी तो ऋणी जो ऋण ले रहा है उसको कम रेट पे, कम इंटरेस्ट पे लोन मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको बेनिफिट हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको होगा? हमारे ऋणी को, जो बोरवर होगा, लोन ले रहा है। ठीक है, तो हम इसमें ऑप्शन क्या टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर डी टिक करेंगे।
नेक्स्ट आता है, भारत में बैंक रेट डिसाइड किया जाता है। बैंक रेट कौन डिसाइड करता है? देखिए, बैंक के जो भी हमारी पॉलिसीज होती है, जो भी रूल और रेगुलेशंस होते हैं, ये सारे रूल और रेगुलेशंस रिजर्व बैंक के थ्रू बनाए जाते हैं। तो जो भी बैंक रेट डिसाइड होगा वो कौन डिसाइड करेगा? हमारा रिजर्व बैंक डिसाइड करेगा। ठीक है, कि बैंक रेट क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, कैसे रूल आगे बढ़ाना है, कैसे कौन से रूल को अप्लाई करना है, ये सब कुछ ओवरऑल कैलकुलेशन रिजर्व बैंक की ही होती है। तो इसका जो आंसर आएगा, बैंक रेट कौन डिसाइडेड करता है? तो बैंक रेट हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड करता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? आगे बढ़ते हैं। मुद्रा प्रसार अन्यायपूर्ण है एंड सेकंड क्या कर रहा है? मुद्रा संकुचन अनुपयुक्त है। अन्यायपूर्ण मतलब इनजस्टिस, और अनुपयुक्त मतलब यूजलेस, मतलब यूज नहीं है। तो इन्फ्लेशन भी अन्यायपूर्ण है और डिफ्लेशन भी अनुपयुक्त। ये किसने बोला था? तो यहाँ पर पूछ रहा है कि मुद्रा प्रसार अन्यायपूर्ण है और मुद्रा संकुचन अनुपयुक्त है। ये कथन किसका है? तो ये कथन हमारे मिल्टन फ्रीडमैन का है, जेएम कीन्स का है, सैमुअल्सन्स का है, या फिर हमारे मार्शल का है। तो यहां पर आपसे पूछ रहा है कि इन चारों, ये चारों आपको जो हमारे अर्थशास्त्री दिए गए हैं, इन सारे इकोनॉमिक्स में से ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये स्टेटमेंट हमारा है जेएम केन्स का। जेएम केन्स ने क्या बताया है? जेएम केन्स ने ये बताया है कि आपकी मुद्रा प्रसार अन्यायपूर्ण है और मुद्रा संकुचन अनुपयुक्त है। ये किसने बताया? जेएम केन्स ने बताया है। ठीक है, तो इसमें जब हम ऑप्शन टिक करेंगे तो ऑप्शन क्या टिक करेंगे? जेएम केन्स टिक करेंगे ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, हॉट मनी, रिफ्यूजी मनी, वो जो कैपिटल है, वो कैपिटल किसको, रिफ्यूजी मनी किसको बोलते हैं? देखिए, रिफ्यूजी मनी का मतलब होता है कि जो मौका देख के भाग जाए, जहां पर प्रॉफिट ज्यादा देखे वहीं पर पलट जाए, तो दैट मीन्स रिफ्यूजी। हॉट मनी, उसी को हॉट मनी बोलते हैं। प्रॉफिट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, जहां ज्यादा प्रॉफिट होगा वहीं पर चले जाएंगे, रिफ्यूजी मनी बोलते हैं। तो इसमें से रिफ्यूजी मनी कौन है? रिफ्यूजी मनी आधिकारिक सुरक्षा के लिए केंद्र से दूसरे केंद्र को ट्रांसफर जो होते हैं, शरणार्थी द्वारा अर्जित, जो भी हमारे शरणार्थी होते हैं उनके नहीं, देश में शरण लिए हुए शरणार्थी के लिए द्वारा जमा की गई पूंजी एंड इसमें से कोई नहीं। देखिए, रिफ्यूजी मनी, तो इसमें रिफ्यूजी मनी का मतलब हमने आपको बताया, रिफ्यूजी मनी का मतलब क्या होता है? रिफ्यूजी मनी का मतलब होता है कि आपके जो भी कैपिटल है, जहां पर मौका देखा वहीं पर भाग गया, जहां प्रॉफिट देखा वहीं पर चली गई, तो उसको रिफ्यूजी मनी बोलते हैं। तो इसमें से ऐसा कोई ऑप्शन तो दिख नहीं रहा है, तो इसमें हम ऑप्शन टिक करेंगे, इसमें से कोई नहीं। ये हमारा एक ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, ओके, तो ये सारे हमारे इतने ऑप्शन हो गए। जिन लोगों को क्वेश्चंस नहीं समझ में आते हैं, या फिर आपको कोई अगर डाउट होता है कि हाँ ये चीज़ें हमें नहीं समझ में आ रही हैं, तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, और कमेंट के थ्रू हम, जब आप कमेंट करेंगे तब हम आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर पाएंगे। जब नेक्स्ट वीडियोस हमारी आएगी तो आपके जो भी लास्ट कमेंट होंगे हम उस कमेंट को पहले यहाँ पर बताएंगे, एंड देन फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपको कोई क्वेश्चंस होता है तो आप प्रॉपर कमेंट करते रहिए। ठीक है, चलिए यहाँ तक हम स्टार्ट कर ले। नेक्स्ट हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, एकल बैंकिंग प्रणाली लोकप्रिय होती है। देखिए, एकल बैंकिंग प्रणाली लोकप्रिय है। लोकप्रिय कैसे होती है एकल बैंकिंग प्रणाली? तो एकल बैंकिंग प्रणाली सबसे ज्यादा कहाँ पर चलती है? तो सबसे ज्यादा जो हमारी जो ये सिस्टम चलता है, सिंगल बैंकिंग सिस्टम जो चलता है, पहले हमारे इंडिया में भी चलता था बट अब तो नहीं चलता है, डबल बैंकिंग सिस्टम चलता है। ये सबसे ज्यादा जो हमारे चलता है वो चलता है इंग्लैंड में। कहां पर इसको यूज करेंगे? इंग्लैंड में सबसे ज्यादा सिस्टम ये यूज होता है। ठीक है, तो एकल बैंकिंग सिस्टम सबसे ज्यादा यूज होता है हमारे इंग्लैंड में। ठीक, ओके,
सो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा इंग्लैंड। नेक्स्ट आते हैं एसडीआर। एसडीआर के संबंध में क्या सही है? एसडीआर के संबंध में क्या सही है, आपको सबसे पहले ये बताना है। तो एसडीआर के संबंध में यह लेखे की इकाई है। इसे ये बताना है आपको क्या इसमें सही नहीं है। एसडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट्स, विशेष आड़ अधिकार, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, इसके संबंध में बताना है कि ये जो सही नहीं है स्टेटमेंट जो है, कौन सा स्टेटमेंट इसमें परफेक्ट नहीं आता, ये आपको क्लियर करना है। यह लेखे की इकाई है, इसे कागजी स्वर्ण भी कहा जाता है, इसका हस्तांतरण आसानी से हो सकता है, इसका प्रयोग करने पर सदस्य देशों को साधारण ब्याज देना पड़ता है। तो देखिए इसमें सबसे पहले जो ऑप्शन है जिसमें आपको बताना क्या है, एसडीआर से रिलेटेड नहीं होता है। तो क्या रिलेटेड नहीं होता है, इसमें आपको ऑप्शन बताना है जो रिलेटेड नहीं है। तो रिलेटेड क्या नहीं है? रिलेटेड ये ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका हस्तांतरण आसानी से हो जाता है। ठीक है। एसडीआर एसडीआर के संबंध में क्या सही होता है, क्या सॉरी क्या सही नहीं होता है? तो एसडीआर के रिलेशंस में आप देखोगे स्पेशल ड्राइंग राइट जिसको बोलते हैं, उसके रिलेशंस में अगर आप देखेंगे तो ये ऑप्शन इसमें सेट नहीं होता है। जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स होते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट्स के जो ट्रांसफर होते हैं वो इजीली नहीं होता है। बट यहां पर क्या लिखा हुआ है, इसका हस्तांतरण आसानी से हो जाता है। तो ये गलत है, इसका हस्तांतरण आसानी से नहीं होता है। तो इसमें जो आपको पूछ रहा है क्या सही नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन जो ऑप्शन नंबर सी होगा, यही आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक। नेक्स्ट हम आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम तरल है? ट्रेजरी बिल, अचल संपत्ति, विनिमय विपत्र या बाहर चेक। तो इसमें से आपको बताना ये है कौन सा एक न्यूनतम तरल है।
ओके, नेक्स्ट हम नेक्स्ट फिर से हम स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम तरल है? न्यूनतम तरल क्या होता है? न्यूनतम तरल आपको बताना है इसमें से कौन सा न्यूनतम तरल है। ट्रेजरी बिल, अचल संपत्ति, विनिमय पत्र या बाहर चेक। तो आपको ये बताना है, बाहर चेक मतलब जो चेक हम यूज करते हैं उसी को बेसिकली बाहर चेक बोलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम तरल है, आपको ये बताना है। न्यूनतम तरल हो गया आपका जिसको क्विकली, हाँ, न्यूनतम तरल को बेसिकली हम बोलते क्या है? न्यूनतम तरल को हम बोल सकते हैं क्विकली कन्वर्ट इनटू द कैश, कि हम उसको कैसे कैश में जल्दी जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें जो हम ऑप्शन ऑप्शन टिक करेंगे, इसमें ऑप्शन आपका आ जाएगा अचल संपत्ति। अचल संपत्ति जो हमारा आएगा वो आ जाएगा जो न्यूनतम तरल मतलब मिनिमम जो लिक्विडिटी है आपकी वो हो जाएगी अचल संपत्ति, मतलब एसेट्स जो होगी आपकी। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं। कौन सा बैंक निजी क्षेत्र को कौन सा बैंक हमारे जो प्राइवेट सेक्टर्स को जो लोन प्रोवाइड करता है? तो प्राइवेट सेक्टर को जो लोन प्रोवाइड करता है आईडीबीआई, बीएफ, आईआर, आरआरबीआई एंड लास्ट ऑप्शन इज आईसीआई। ओके, सो वर्ड इज आईसीआईसीआई, आईआरबीआई, बीएफआईआर एंड आरडीबीआई। आरडीबीआई, ये आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो जो प्राइवेट सेक्टर्स को जो लोन प्रोवाइड करते हैं वो आ जाते हैं आपके आरडीबीआई बैंक। कौन से बैंक हो जाएंगे? आरडीबीआई बैंक, जो प्राइवेट सेक्टर्स को लोन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। बैंकिंग नियमन अधिनियम के अनुसार रिजर्व बैंक कैश में शेष में अधिकतम परिवर्तन कर सकता है। कैश बैलेंसेस में, जो बैंक के कैश बैलेंस होते हैं रिजर्व बैंक के, इसमें मैक्सिमम चेंजेस कितना कर सकता है? अकॉर्डिंग टू बैंकिंग एक्ट के अकॉर्डिंग, बैंकिंग जो रूल बनाए गए हैं उसके अकॉर्डिंग जो रिजर्व बैंक है कैश बैलेंस में मैक्सिमम जो आपका चेंजेस है, मैक्सिमम चेंजेस कैश में कितना कर सकता है कैश बैलेंस में? सो मैक्सिमम हाईएस्ट रिटर्न जो होता है उसका होता है 15%, 15% ये चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आप क्या टिक करेंगे? ऑप्शन टिक करेंगे 15%, 15%। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चंस को हम देखते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? 10 रुपए का नोट है। 10 रुपए का नोट क्या है? प्रतिनिधि मुद्रा है, परिवर्तनशील है, अपरिवर्तनशील है, अदृष्ट मुद्रा है। तो देखिए 10 रुपए का नोट आपका क्या हो जाएगा? 10 रुपए का नोट नॉन कन्वर्टेबल पेपर मनी हो जाएगी। कौन सी मनी हो जाएगी? नॉन कन्वर्टेबल पेपर मनी। नॉन कन्वर्टेबल पेपर मनी का मतलब क्या होता है? नॉन कन्वर्टेबल पेपर मनी का मतलब होता है ऐसी पेपर मनी जिसको गवर्नमेंट चेंज करने का आपको प्रॉमिस नहीं करती है कि गोल्ड या सिल्वर में उसको चेंज करेंगे, ऐसा कोई प्रॉमिस गवर्नमेंट नहीं करती है। तो उसको हम बोलते क्या बोलेंगे? नॉन कन्वर्टेबल। अगर उसने चेंजेस का प्रॉमिस दिया तो उसको हम बोलेंगे कन्वर्टेबल। बट 10 रुपए के नोट में ऐसा कोई प्रॉमिस गवर्नमेंट नहीं करती है कि हम उसके बदले में आपको गोल्ड या सिल्वर में ऐसे अमाउंट को चेंजेस कर पाएंगे, तो वो कन्वर्टेबल होता है। कन्वर्टेबल का कोई भी प्रॉमिस गवर्नमेंट आपको नहीं करती है इसमें, इस टाइप के नोट्स में। तो आप इसमें कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? ऑप्शन टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी टिक करेंगे, अपरिवर्तनशील, दैट मीन्स अ नॉन कन्वर्टेबल पेपर मनी, इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस को हम देखते हैं। प्रकट अधिमान सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो इसमें आपसे पूछ रहा है प्रकट अधिमान सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वो कौन थे? मार्शल, हिक्स, एडम स्मिथ
या फिर आपके सैमुअल्सन, एडम स्मिथ, सैमुअल्सन, हिस और ये जो प्रकट अधिमान सिद्धांत के प्रतिपादक थे तो ये हैं हमारे सैमुअल्सन। सैमुअल्सन जो थे हमारे प्रकट अधिमान सिद्धांत के प्रतिपादक थे। प्रकट अधिमान सिद्धांत के प्रतिपादक का मतलब हो गया इन्होंने इस सिद्धांत को बनाया था। किसने बनाया था? सैमुअल्सन ने बनाया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ग्रेसम का प्रथम नियम क्या है? सॉरी, ग्रेसम इज वर्ड इज गॉसिन, सॉरी गॉसिन, वर्ड इज गॉसिन। गॉसिन का प्रथम नियम क्या है? मांग का नियम है, पूर्ति का नियम है, सम सीमांत उपयोगिता नियम है, या फिर आपका सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि आपका गॉसिन का जो फर्स्ट रूल क्या बनाया गया था? फर्स्ट रूल बनाया गया था मांग का नियम, पूर्ति का नियम, सम सीमांत उपयोगिता नियम या फिर सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। तो इसका जो इन्होंने रूल, फर्स्ट रूल बनाया था गॉसिन का, वो था आपका सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम ये क्या होता है? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का मतलब होता है जो आपके मूल्य और मांग के बीच जो परिवर्तन होते रहते हैं उसी को सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम बोलते हैं। ठीक है, तो ये गॉसिन का हमारा फर्स्ट रूल था। ठीक है, तो आप इसमें ऑप्शन टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। जब टोटल उपयोगिता अधिकतम तब सीमांत उपयोगिता हो, तब सीमांत उपयोगिता क्या होगी? जब कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाएगी तब सीमांत उपयोगिता क्या होगी? ऋणात्मक होगी तथा बढ़ेगी, ऋणात्मक होगी, घटेगी, शून्य हो जाएगी, या धनात्मक होगी और बढ़ेगी। तो कुल उपयोगिता जब अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता जीरो हो जाती है। क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? जीरो। कब? जब आपकी कुल उपयोगिता एकदम लेवल पे होगी, हाई लेवल पे होगी, और तब सीमांत उपयोगिता क्या हो जाएगी? कुल उपयोगिता के अकॉर्डिंग वो जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन क्या टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर सी टिक करेंगे। मांग की लोच। मांग की लोच का मतलब क्या होता है? मांग की लोच का मतलब होता है आपकी वस्तु के मूल्य, जो भी गुड्स की जो प्राइसेस हैं, और उसकी डिमांड में जो आनुपातिक परिवर्तन होते रहते हैं। मतलब मांग बढ़ रही, प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड कम हो रही है, प्राइस घट रही है तो डिमांड बढ़ रही है। जो हमारे रेशनल चेंजेस होते रहते हैं, आनुपातिक जो परिवर्तन होते रहते हैं, इसी परिवर्तन को हम क्या बोलेंगे? मांग की लोच बोलते हैं। ठीक है, तो लोच ये क्या प्रेजेंट क्या करता है? मात्रा में होने वाले परिवर्तन को प्रेजेंट करता है, मात्रा में होने वाले परिवर्तन के रेट को प्रेजेंट करता है, कीमत में परिवर्तन को प्रेजेंट करता है, आय में परिवर्तन को प्रेजेंट करता है। किसको प्रेजेंट करता है? तो ये मात्रा में जो मांग की लोच है, मांग की लोच चेंजेस को तो करते ही है, क्योंकि जो प्राइस है और जो डिमांड है इसके बीच में जो रेशियो चेंजेस होते हैं, आनुपातिक परिवर्तन, उन्हीं को मांग की लोच बोलते हैं। तो मांग की लोच में परिवर्तन क्या डिसाइड करेगा? मात्रा की दर, मात्रा में होने वाले परिवर्तन की दर को डिसाइड करेगा। ठीक है, किसको डिसाइड करेगा? मात्रा में होने वाले परिवर्तन की दर को डिसाइड करेगा। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस बाजार व्यवस्था में वस्तु विभेद संभव है? वस्तु विभेद संभव है मतलब किसमें संभव है? एकाधिकार, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में, पूर्ण प्रतियोगिता में, या फिर लास्ट में शुद्ध प्रतियोगिता में। तो आपको ये बताना है किसमें संबंधित है? शुद्ध प्रतियोगिता में, पूर्ण प्रतियोगिता में, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में, या एकाधिकार प्रतियोगिता में। तो देखिए इसमें क्या रहा है? बाजार व्यवस्था में वस्तु विभेद संभव है। किसमें संभव है वस्तु विभेद? तो वस्तु विभेद हमारा संभव है एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में। किसमें संभव होगा? एकाधिकारात्मक
प्रतियोगिता में, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता। एक ऐसी प्रतियोगिता होती है जिसमें व्यवस्था वस्तु विभेद संभव हो पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, कागजी स्वर्ण कहा जाता है। अभी 4-5 क्वेश्चन पहले सेम यही चीज था, ये आंसर में था। कागजी स्वर्ण किसको बोलते हैं? कागजी स्वर्ण हम बोलते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स को। किसको बोलेंगे? विशेष आणण के अधिकार को, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ये क्या हो जाएगा? कागजी स्वर्ण हो जाता है, ठीक है। अर्थशास्त्र की किस परिभाषा के लिए घृणित विज्ञान कहकर आलोचना की गई थी? मतलब ये अर्थशास्त्र की एक डेफिनेशन दी गई है, इस डेफिनेशन को बताया गया था कि ये घृणित विज्ञान, मतलब ये सही कह करके, ऐसा घृणित विज्ञान कहकर इसकी आलोचना की गई थी, बुराइयां की गई थी। तो ये कौन से स्टेटमेंट था इसमें से, ये आपको बताना है। कल्याण का अध्ययन है, समितता का अध्ययन है, वृद्धि का अध्ययन है, धन का अध्ययन है। सो ये अर्थशास्त्र धन का अध्ययन है ऐसा कह करके, घृणित विज्ञान है, धन का अध्ययन है ऐसा बोल करके इस अर्थशास्त्र की परिभाषा की आलोचना की गई थी। तो आपको क्या ऑप्शन टिक करना है इसमें? ऑप्शन टिक करना है ऑप्शन नंबर डी, धन का जो अध्ययन है इस स्टेटमेंट के थ्रू घृणित विज्ञान कह करके अर्थशास्त्र की आलोचना की गई थी, ठीक है। BIS, BIS इसका मतलब क्या होता है? BIS का मतलब हो गया बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, फुल फॉर्म ये हो गया। एंड सेकंड, ये भी, इसको भी बोल सकते हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, बी और सी, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये दोनों सही हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या टिक करेंगे इसमें? ऑप्शन नंबर डी, बी एंड सी, ये दोनों, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट एंड ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये दोनों इसके ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो बी और सी ऑप्शन पे टिक करेंगे आप। अर्थ अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है, ये स्टेटमेंट किसका है? मार्शल का है, रॉबिन्स का है, एडम स्मिथ का है, जेके मेहता का है। मार्शल जो अर्थशास्त्र का चुनाव है, ये स्टेटमेंट हमारा है मार्शल का, रॉबिन्स का, या फिर एडम स्मिथ का और जेके मेहता का है। ये आपको बताना है इसमें से कौन सा ये ऑप्शन सही है। चार हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, इसमें से आपको सेलेक्ट करना है कि ये स्टेटमेंट किसने बोला है। तो अर्थशास्त्र का चुनाव का विज्ञान है, चुनाव का विज्ञान क्या है? अर्थशास्त्र। ये किसने बोला था? रॉबिन्स ने। किसने बोला है? रॉबिन्स ने बोला था कि अर्थशास्त्र एक चुनाव का विज्ञान है, ठीक। नेक्स्ट हम क्वेश्चंस पे आते हैं। मांग की लोच कितने प्रकार की होती है? देखिए, मांग की लोच में हम आपको मांग की लोच आपकी बेसिकली हमने अभी बताया था मांग की लोच क्या होती है। मांग की लोच जो होती है वो आपकी होती है जो वस्तु के मूल्य, जो गुड्स के जो प्राइसेस होते हैं और उसकी डिमांड के भी जो आनुपातिक रेशियोनल चेंजेस होते हैं, रेशियो चेंजेस जो होते हैं, रेशियोनल मतलब हो गया आनुपातिक परिवर्तन जो भी होंगे मांग के बीच में और वस्तु के मूल्य के बीच में, तो उसको हम बोलते हैं मांग की लोच। ये कितने प्रकार की होती है? तो मांग की लोच हमारी 3 प्रकार की होती है। इसमें क्या ऑप्शन टिक करेंगे? मांग की लोच कितने प्रकार की होती है? तो मांग की लोच 3 प्रकार की होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, लोवियाथन। लोवियाथन का लेखक कौन है? तो आपको ये बताना है लोवियाथन का लेखक कौन है। हॉब्स है, लॉक, रूसो, या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको बताना है।
लोवियाथन के लेखक कौन थे? लोवियाथन के लेखक थे हॉब्स, लॉक, रूसो या इनमें से कोई नहीं। ये आपको बताना है। तो लोवियाथन एक बुक्स के जो लेखक हैं, ये बुक्स का नाम है। तो इसके आपको बताना है कि इसके लेखक कौन है। तो लोवियाथन के लेखक है हॉब्स। कौन है? हॉब्स। लोवियाथन एक बुक्स है, उसके राइटर है हॉब्स। तो इसमें ऑप्शन क्या टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर ए टिक करेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं, सामान्यतः तटस्थता वक्र मूल बिंदु की ओर उत्तल होता है क्योंकि सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या होती है? बढ़ता हुआ होता है, घटता हुआ होता है, समान रहता है या फिर इनमें से कोई नहीं है। सामान्यतः तटस्थता वक्र मूल बिंदु की ओर उत्तल रहता है। अगर उत्तल, ये मूल बिंदु की तरफ उत्तल रहता है क्योंकि सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या होती है? तो सीमांत प्रतिस्थापन दर बढ़ता हुआ होता है, घटता हुआ होता है, समान रहता है या इनमें से कोई नहीं रहता। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, ठीक है। तटस्थता वक्र मूल बिंदु की ओर होता है, तो हमारा जो सीमांत प्रतिस्थापन दर है, ये जैसे जैसे मूल में उत्तल की ओर होता जाएगा तो उस प्रतिस्थापन दर हमारा क्या हो जाएगा? धीरे धीरे घटता जाएगा। क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। कब घटता जाएगा? जब तटस्थता वक्र मूल बिंदु के उत्तल होते हैं तो प्रतिस्थापन दर धीरे धीरे कम होने लगती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक ही मांग वक्र पर चलन को क्या कहते हैं? एक ही मांग वक्र पर अगर चलन होता है तो मांग में वृद्धि या कमी कहेंगे, मांग को स्थिर मानते हैं, मांग को विस्तार या संकुचन कहते हैं या इनमें से कोई नहीं कहेंगे। देखिए, जब एक ही मांग वक्र पर चलन होती है, एक ही मांग वक्र पर जब चलते हैं तो इसमें इस मांग वक्र को मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों बोलते हैं। जब एक ही मांग पर हम चलने लगते हैं तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों बोलते हैं। तो इसमें जो आपको पूछ रहा है कि जब एक ही मांग वक्र पर अगर आप चलन को क्या बोलेंगे, तो इसमें आपका इन्फ्लेशन, मांग में विस्तार और संकुचन, मतलब इन्फ्लेशन डिफ्लेशन दोनों हो जाएगा, बढ़ रहा है और संकुचित भी हो रहा है, दोनों को हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आप क्या टिक करेंगे? ऑप्शन हम टिक करेंगे मांग में विस्तार और संकुचन, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, यदि मांग वक्र y अक्ष के समानांतर होता है तो मांग की कीमत लोच क्या हो जाएगी? देखिए, इसके अगर x अक्ष के समानांतर होता है तब तो ये अनंत हो जाती है। अगर x अक्ष के समानांतर अगर हम इसे एक सीधी लाइन खींच देंगे तो ये अनंत हो जाएगा। बट ये कह रहा है y अक्ष के समानांतर क्या हो जाएगी? तो y अक्ष के समानांतर ये पूर्णतः बेलोचदार हो जाएगी। तो इसका हम ऑप्शन क्या टिक करेंगे? पूर्णतः बेलोचदार। मांग वक्र क्या हो जाएगी? अगर y अक्ष के समानांतर में होती, अगर x अक्ष के समानांतर में एक सीधी रेखा खींच देते हैं तो ये अनंत, इसका ऑप्शन अगर ये होता तो हम अनंत लिख देते। क्या पूछा गया होता कि अगर y अक्ष के समानांतर में एक सीधी रेखा अगर खींच दी जाती है तो मांग वक्र क्या हो जाएगा? अनंत में आ जाएगा। बट यहाँ पर आपको पूछ कह रहा है y अक्ष के समानांतर होता है तो मांग की कीमत लोच क्या होगी? तो मांग की कीमत लोच हो जाएगी पूर्णतः बेलोचदार। क्या हो जाएगी? पूर्णतः बेलोचदार। क्या हो जाएगी? मांग की कीमत लोच। कब हो जाएगी? जब मांग वक्र क्या होगा? y अक्ष की समानांतर में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, प्रतिस्थापन प्रभाव होते हैं। देखिए, प्रतिस्थापन का जो साइन होता है वो तो साइन हमारा माइनस का होता है। अगर हम साइन की बात करेंगे तो ये साइन माइनस होता है। प्रतिस्थापन मतलब होता है कि आपकी मांग और आपकी मूल्य में जो परिवर्तन होते हैं, मतलब प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड कम हो जाएगी और प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ जाएगी। दैट मीन्स प्रतिस्थापन। बट इसका जो साइन होता है वो साइन तो माइनस का होता है।
बट इसका पूछ रहा है, हमें इफेक्ट पूछ रहा है, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका इफेक्ट धनात्मक होगा, मतलब प्लस में होगा। ठीक है, साइन भले ही माइनस का होता है, बट अगर हम इसका इफेक्ट देखेंगे तो इफेक्ट हमेशा धनात्मक ही होगा। तो ऑप्शन हम टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, पूंजीवाद में इसका अभाव होता है, किसका अभाव होता है, सरकारी नियंत्रण का, गैर सरकारी नियंत्रण का, उत्तराधिकार का अधिकार, और सभी। तो पूंजीवाद में जो अभाव होता है, मतलब जो शॉर्टेज होती है कैपिटलिस्ट में, वो हो जाएगा आपका गवर्नमेंट कंट्रोल। किसका अभाव होगा, सरकारी नियंत्रण का अभाव हो जाएगा। ठीक है, तो पूंजीवाद में किसका अभाव होगा, पूंजीवाद में सरकारी नियंत्रण का अभाव होता है। ठीक, तो इसमें आप क्या ऑप्शन टिक करेंगे, ऑप्शन टिक करेंगे फर्स्ट वाला ऑप्शन। नेक्स्ट हम आते हैं, उच्चतम, भारत में उच्चतम बजटें किसके इसके द्वारा दर्ज की जाती है। उच्चतम बजट मतलब होता है मैक्सिमम जो सेविंग होती है, वो इसमें से कौन से सेक्टर में सबसे ज्यादा सेविंग होती है। तो हमारे इंडिया में ये देखा गया है कि सबसे ज्यादा जो सेविंग सेक्टर है, जहां पर सबसे ज्यादा सेविंग होती है, वो होता है हाउस होल्ड। हाउस होल्ड मतलब घरों में सबसे ज्यादा सेविंग होती है। तो अगर हम इससे की बात करते हैं कि उच्चतम बचत किस सेक्टर में सबसे ज्यादा दर्ज की जाती है, रिकॉर्ड की जाती है, तो हमारा जो सेक्टर आता है वो आता है पारिवारिक सेक्टर, फैमिली सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर, जिसमें सबसे ज्यादा बचत की जाती है, सबसे ज्यादा सेविंग इसी सेक्टर में होती है, पारिवारिक सेक्टर में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हम क्या टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी टिक करेंगे। ओके, एगमार्क में क्या शामिल नहीं है। देखिए एगमार्क एक अगर हम यूज करते हैं तो किस में यूज करें, एगमार्क्स हम यूज करते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स में जो आपके मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स में यूज किए जाते हैं, ये टाइटल जो हमें नेचर को, अगर उसका प्रोडक्शन करते हैं तो नेचर को लॉस नहीं होता है, ऐसे प्रोडक्ट में एगमार्क यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें से देखना है कि एगमार्क में क्या इंक्लूड नहीं है, आपको ये बताना है जो नेचर को, जिससे लॉस ना हो, उसका प्रोडक्शन होगा और नेचर को लॉस ना हो। तो इसमें क्या इंक्लूड नहीं है, तो इसमें बेसिकली देखिए गेहूं है, सरसों के तेल है, मधु है, मसाले, सो हनी, इसमें हम ऑप्शन टिक मार कर लेंगे हनी, जो हमारा एगमार्क में शामिल नहीं होता है। ठीक है, जो नेचर को इससे लॉस होगा, तो हमें वो यूज करना है जो नेचर को लॉस ना हो प्रोडक्शन से। तो ये तीनों में नहीं होंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मनी इसका आंसर, सॉरी हनी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर का मतलब क्या होता है। प्राइमरी सेक्टर को जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था, प्राइमरी सेक्टर का अगर आप कलेक्शन करोगे तो एग्रीकल्चर सेक्टर प्राइमरी सेक्टर में प्रायोरिटी होती है। तो अगर हम प्राइमरी सेक्टर की बात करेंगे तो प्राइमरी सेक्टर में सबसे पहले जो आएगा वो हो जाएगा हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। तो ये सेकंड ऑप्शन इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चंस को आएंगे। हरित अभिसूचक दैट मीन्स इंडेक्स विकसित किया गया है, किसके द्वारा विकसित किया गया था, विश्व बैंक का पर्यावरण प्रोत्साहन योग्य विकास प्रभार, संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र की विकास कार्यक्रम, क्योटो संधि। सो इसमें जो वर्ड यूज किया गया, इंडेक्स विकसित किया गया था, वो किया गया था वर्ल्ड बैंक से, दैट मीन्स वर्ल्ड बैंक का पर्यावरण प्रोत्साहन विकास प्रभार, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हरित क्रांति जो इंडेक्स था वो विकसित किया गया था विश्व बैंक के पर्यावरण प्रोत्साहन विकास प्रभार के लिए। रोजगार गुणक के प्रतिपादक हैं, रोजगार गुणक के प्रतिपादक कौन थे। तो रोजगार गुणक के प्रतिपादक में आपका दिया हुआ है किन्स, माल्थस, पिगू, या इसमें से कोई नहीं। तो आपको इसमें बताना है कि रोजगार के प्रतिपादक कौन थे।
तो इसमें से कोई नहीं। पिगु, माल्थस, देखिए रोजगार गुणक के जो प्रतिपादक थे वो इसमें से कोई नहीं है। ये किन्स भी नहीं है, माल्थस भी नहीं है, पिगु भी नहीं है। तो इसमें ऑप्शन हम क्या टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर डी, इसमें से कोई नहीं। ये रोजगार गुणक का प्रतिपादन इसमें से किसी ने भी नहीं किया, तो ये ऑप्शन हम टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, आनुपातिक उपभोग का फलन में, आनुपातिक उपभोग के फलन में उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति स्थिर होती है, औसत प्रवृत्ति स्थिर होती है, दोनों का मान बराबर होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं होता है। तो आनुपातिक उपभोग का जो फलन होता है, आनुपातिक उपभोग के फलन के लिए जो उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति होती है और औसत प्रवृत्ति होती है, ये दोनों इक्वल इक्वल हो जाती है। ठीक है, तो आनुपातिक उपभोग में क्या होगा? जो सीमांत प्रवृत्ति होगी और उपभोग की एवरेज जो प्रवृत्ति होगी वो दोनों क्या हो जाएगी? दोनों बराबर हो जाएगी। तो इसमें हम कौन से ऑप्शन टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर सी टिक करेंगे, दोनों इक्वल हो जाती है। नेक्स्ट, अवमूल्यन की क्रिया घरेलू मुद्रा के मूल्य को क्या करेगी? कमी उत्पन्न करेगी, वृद्धि उत्पन्न करेगी, कोई प्रभाव नहीं डालेगी, या फिर कोई आंसर करेक्ट नहीं है। देखिए, अवमूल्यन की प्रक्रिया घरेलू मुद्रा के, अवमूल्यन मतलब डिवॉल्यूशन अगर होता है, अवमूल्यन होता है मुद्रा का, तो मुद्रा के मूल्य में क्या होता है? मुद्रा के मूल्य में धीरे धीरे कमी होती जाती है, क्योंकि हमारी देश की अवमूल्यन से क्या होगा? हमारी देश की जो कंट्री की मनी है, बाहर उसकी वैल्यूज बहुत कम हो जाएगी, हमारी मनी की वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाती है अवमूल्यन की। तो घरेलू मुद्रा में, घरेलू मुद्रा के मूल्य में क्या होगा? धीरे धीरे कमी आती जाएगी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, मुद्रा की पूर्ति में व्यापक मुद्रा है। व्यापक मुद्रा क्या है? M1 है, M2 है, M3 है, या इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो व्यापक मुद्रा ब्रॉड मनी जो आएगी, ब्रॉड ब्रॉड मनी, ब्रॉड मनी क्या हो जाएगी? ब्रॉड मनी को हम बोलेंगे M3। M3 मीन्स M1 प्लस बैंक के पास जो जमाएं होंगी कॉमर्शियल बैंकों के पास, वो इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, तो ब्रॉड मनी हम बोलेंगे M3 को, तो M3 हो जाता है M1 इज इक्वल टू M1 प्लस बैंक के पास जो भी अधिकतम जमाएं होंगी वो सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। तो M3 इसका ऑप्शन हो जाएगा, ब्रॉड मनी। संतुलन व्यापार शर्त का निर्धारण होता है। संतुलन व्यापार शर्त का निर्धारण किसके थ्रू होता है? उत्पादन संभावना वक्रों के द्वारा, प्रस्ताव वक्रों के द्वारा, प्रतिपूरक मांग वक्रों के द्वारा, या उपरोक्त में से ये सब सही है। तो संतुलन व्यापार शर्त का जो निर्धारण होता है, संतुलन व्यापार शर्त का निर्धारण संभावनाओं वक्रों के द्वारा होता है, प्रस्ताव वक्रों के द्वारा और प्रतिपूरक मांग के द्वारा। इन सभी के द्वारा आपका जो संतुलन व्यापार शर्त है, इन सभी के द्वारा हो जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या टिक करेंगे? ऑप्शन टिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी। जो निर्धारण होता है, किसका निर्धारण होगा? व्यापार संतुलन के शर्तों का जो निर्धारण होगा वो संभावनाओं के द्वारा भी हो सकता है, जो उत्पादन की वक्र संभावनाएं उनके द्वारा भी होता है, प्रभाव वक्रों के द्वारा भी होता है, प्रतिपूरक मांग के द्वारा भी होता है। मतलब ये तीनों ऑप्शन इसमें करेक्ट हैं, तो ऑप्शन डी आप इसको टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, एक सीधी रेखा वाले मांग वक्र के मध्य भाग में बराबर होगा। अगर एक सीधी रेखा हम देखेंगे, सीधी रेखा के
मध्य भाग में हमने इसको मान लिया ए बी सी डी, तो इसके बोल रहा है एक सीधी रेखा वाले, ये मांग वक्र है, एक सीधी रेखा वाले मांग वक्र के मिड में भाग में अगर लोच के बराबर हो जाएगी तो लोच के बराबर ये हो जाएगी 1 के बराबर, अगर मिड में आती है तो ये हो जाएगा 1 के बराबर। तो इसमें आप क्या ऑप्शन टिक करेंगे? ऑप्शन टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी, 1 के बराबर हो जाएगी। नेक्स्ट हम आते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता की वह कौन सी विशेषता है जो एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता पर लागू नहीं होती है? पूर्ण प्रतियोगिता की कौन सी विशेषता है, मतलब ये जो पूर्ण प्रतियोगिता है, कंपटीशन है, परफेक्ट कंपटीशन जो है, वो उसका कौन सा एक विशेषता है जो एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता पर लागू नहीं होता है? तो देखिए, इसका जो एक रूप उत्पादन है वो एकाधिकार प्रतियोगिता पर लागू नहीं होता है, क्योंकि जो पूर्ण प्रतियोगिता में हम प्राइस कैलकुलेट करते हैं वो फर्म को कैलकुलेट उद्योगों के थ्रू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, फर्म के थ्रू कैलकुलेट नहीं करते। तो पूर्ण प्रतियोगिता का जो एक रूपता का जो विशेषता है वो हमारे एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता पे कभी एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन क्या आपके पास रहेगा? ऑप्शन आप टिक करोगे ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चंस पे देखते हैं, गुणक का संबंध है, गुणक का संबंध किससे होता है? सीमांत बचत प्रवृत्ति से उल्टा होता है, सीमांत बचत प्रवृत्ति से